नमस्कार दोस्तों, 1 अक्टूबर 2021 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो पहला एडिटोरियल है, स्टेट अ क्लीन स्वीप एंड द आर्ट ऑफ सैनिटेशन। तो मोदी जी की यहाँ पे तारीफ हो रही है और मध्य प्रदेश की सरकार ने सैनिटेशन के रिस्पेक्ट में क्या क्या किया है उसकी तारीफ हो रही है। खुद शिवराज सिंह चौहान जी का आर्टिकल है ये। अब बस इसमें एक ही चीज़ अलग है कि भाई द हिंदू में ज़्यादातर एंटी गवर्नमेंट आर्टिकल छपते हैं, यहाँ पे प्रो गवर्नमेंट आर्टिकल है। खुद ही एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई बहुत कॉन्क्रीट स्टैटिस्टिक्स नहीं दिए हुए हैं। अब स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 पे इंदौर सिटी आती है, यही सब 2-3 बातें बताई गई हैं। कोई भी अलग स्टैटिस्टिक है नहीं, तारीफ की गई है रूलिंग गवर्नमेंट की, तो उस रिस्पेक्ट में कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाला अलग नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम स्किपिंग दिस आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है एट द क्वाड फॉर्मिंग हैबिट्स ऑफ कॉपरेशन। देखिए, राजीव भाटिया साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। डिस्टिंग्विश फेलो हैं गेटवे हाउस के, इंडिया के एनवॉय रह चुके हैं म्यांमार, मैक्सिको, केनिया और साउथ अफ्रीका। तो ये जो रिसेंट इन पर्सन मीटिंग हुई है क्वाड के लीडर्स की व्हाइट हाउस यूएस में, यहाँ पे कौन कौन से प्रोविजंस को लेके बातचीत की गई है, क्वाड के कुछ सब मैकेनिज्म्स किस प्रकार से काम करते हैं, मतलब क्वाड कहाँ कहाँ तक अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है और कौन कौन से फैसेट्स क्वाड में इंक्लूड नहीं किए गए। ये जो लेटेस्ट इन हाउस मीटिंग हुई है उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की गई। यहाँ पे एक फोटो आपको नजर आ रही है। इस फोटो में एक राउंड टेबल के चारों तरफ डेस्क के पीछे ये जो आपके ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस के और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं वो बैठे हुए हैं। तो इस कंटेक्स्ट में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है इसको देखेंगे। फिर पीएम पोषण स्कीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक दे रखे हैं, एक प्रकार का रिवीजन हो जाएगा। वैसे तो पीएम पोषण स्कीम के बारे में हमने कल भी बातचीत की थी, यहाँ पे 1-2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताएंगे, उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को समझ लेंगे। नेक्स्ट, पंजाब की पॉलिटिक्स को लेके एक आर्टिकल है। वैसे तो मैंने कल आपको बताया था कि पंजाब में जो गांधी फैमिली ने किया इसको लेके काफ़ी नाराज़गी है, सिद्धू अपने आप से बाहर निकल गए हैं। कुल मिला के ये जो लीडरशिप क्राइसिस चल रही है पंजाब में, ये कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी पड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेयर नहीं है जो इस पूरे के पूरे फियास्को की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। राहुल गांधी जी का बोलना है कि पार्टी को बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, आउटर प्लेयर्स को लाने की ज़रूरत है। वो खुद यहाँ पे पार्टी प्रेसिडेंट की तरह काम नहीं कर रहे हैं, बट सारे शॉट्स और सारे डिसीजन वही ले रहे हैं। तो यहाँ पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, पार्टी की लीडरशिप लेनी चाहिए। जो भी इंटरनल फैक्शंस है, जो भी पर्सनल एम्बिशंस हैं कांग्रेस के लीडर्स के, उनको इंडिविजुअल लेवल पे एड्रेस करना पड़ेगा, तभी पार्टी वापस लाइन पे आ पाएगी। तो इस कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्कस अलग से नहीं करने वाला हूँ, ऑलरेडी बात कर चुका हूँ 2-3 बार इसकी। तो अभी तक क्वाड वाला आर्टिकल डिस्कस होगा, पीएम पोषण वाला एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और आर्टिकल है आज की डेट में, शुड यूनिवर्सिटीज अवॉइड टीचिंग कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट। अभी एक्चुअली में हुआ ये है कि केरला की कन्नूर यूनिवर्सिटी में सावरकर से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट को इंक्लूड किया गया। ऐसा बोला जा रहा था कि ये हिंदुत्व टेक्स्ट है। तो ये जो एलडीएफ की सरकार है आपकी केरला में, और जो भी केरला के लोकल ग्रुप्स हैं, इन्होंने एजिटेशन किया है, कमेटी बनाई गई, मोस्ट प्रॉब्ली इन नए इंक्लूडेड टेक्स्ट को ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 2-3 जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो यही बैठ के बातचीत कर रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटीज़ के पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए अपने हिसाब से डिसाइड करने के लिए कि क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है। ये जो पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस होता रहता है ना कि भाई सिलेबस में ये इंक्लूड करो, वो इंक्लूड मत करो, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इस कंटेक्स्ट में कुछ पॉइंट्स बताए गए, इनको देखेंगे। और फाइनल आर्टिकल है मेकिंग पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं कहूँगा ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है। फैजल सीके ने इस आर्टिकल को लिखा है, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ केरला। इनका बोलना है कि भाई हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, इनको ओवरऑल लॉफुल बनाने की जरूरत है। इलीगल नहीं है, लॉफुल इन द सेंस मतलब कि जैसे इंडिया में भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में नहीं लिखा है, ना ही यूके में लिखा है, ना ही यूएस में लिखा है। वो अलग बात है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, पर संविधान में सीधे सीधे नहीं लिखा है। इस कंटेक्स्ट में अगर आप बेसिक लॉ देखते हो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी 1949 का, तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लिखा हुआ है। तो ऐसा क्या अलग लिखा है जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि कहीं ना कहीं इंडिया, यूके और यूके में भी जोड़ना जरूरी था, और इंडिया में ही स्पेसिफिकली जोड़ना क्यों ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में भी एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है। इस व्यू पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझेंगे। मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं अपने, देखते हैं किसने किसने हमको ज्वाइन किया है। तो सौम्या ठाकुर ने हमको ज्वाइन किया है, राजेंद्र सनप ने हमको ज्वाइन किया है, आशीष शर्मा ने हमको ज्वाइन किया। आशीष शर्मा का ये सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक आशीष, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मनीष कुमार रावत ने हमको ज्वाइन किया, दीपेंद्र एस ने हमको ज्वाइन किया, अभिषेक सुदाल ने हमको ज्वाइन किया। अभिषेक का ये थर्ड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक अभिषेक सुदाल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। देन अभिषेक मोंगा ने हमको ज्वाइन किया, इनका सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक अभिषेक मोंगा।
सौमित्र हेम्ब्रम ने हमको ज्वाइन किया, इनका भी सेकंड मंथ है एज ए मेंबर, वेलकम बैक सौमित्र हेम्ब्रम। एंड साई कृष्णा 123 ने हमको ज्वाइन किया, साई कृष्णा 123 का भी ये सेकंड मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक साई कृष्णा 123, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कुछ लोगों का हो सकता है नाम यहाँ पे स्किप हो गया हो, रीजन बीइंग यूट्यूब मेंबरशिप को थोड़ा सा लेट अपडेट करता है, तो वो सब्सिक्वेंट वीडियोस में मेंबर्स का नाम मैं ले लूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग। साई कृष्णा 123 सेकंड मंथ एज ए मेंबर, सौमित्र हेम्ब्राम सेकंड मंथ एज ए मेंबर, अभिषेक मोंगा सेकंड मंथ एज ए मेंबर, अभिषेक सुदाल थर्ड मंथ एज ए मेंबर, थैंक यू अभिषेक। दीपेंद्र एस, मनीष कुमार रावत, आशीष शर्मा सेकंड मंथ एज ए मेंबर, राजेंद्र सनाप एंड सौम्या ठाकुर, थैंक यू ऑल you girls and guys for joining this channel, thank you so much for the consistent support। तो चलिए आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेलिंग ऑन फूड, रीसेंट डाटा ऑन चाइल्ड न्यूट्रिशन अंडरस्कोर द वैल्यू ऑफ गुड स्किल मील्स। किस बारे में यहाँ पे बात की जा रही है? तो भाई ये जो पीएम पोषण स्कीम आई है इसी के कंटेक्स्ट में देखिए यहाँ पे बातचीत करी जा रही है। तो पीएम पोषण स्कीम को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का अप्रूवल मिल चुका है। कब तक चलेगी ये? तो 2025-2026 तक चलेगी। देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है भाई। कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो कितना सीवियरली हमको हिट कर रहा है इसके बारे में हमको दोनों को पता है। और कोविड-19 से पहले भी हालात बहुत कुछ खास अच्छे नहीं थे। अगर आप फेज 1 ऑफ NFHS 5 फॉर 22 स्टेट्स की बात करो दिसंबर 2020 में, तो इससे क्या पता चला कि भाई चाइल्ड स्टंटिंग 13 स्टेट्स में बढ़ी है, चिल्ड्रन और वुमेन में एनीमिया बहुत ज़्यादा है, 12 स्टेट्स में हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और कुल मिला के पिछले सर्वे के कंटेक्स्ट में जो लेटेस्ट सर्वे आया है NHSF 5 का, इसमें माल न्यूट्रिशन और बढ़ गया है। तो इसके चलते मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन को एक प्रोडक्टिव एडल्ट लाइफ की कमी हो सकती है माल न्यूट्रिशन, क्योंकि जब माल न्यूट्रिशन बढ़ेगा, स्टंटिंग और वेस्टिंग बढ़ेगी, तो आगे आने वाले समय में जो बच्चों का इम्यून सिस्टम है वो डेवलप नहीं होगा, वो बीमार वगैरह पड़ सकते हैं। एक प्रकार का बहुत ही बड़ा हिडन क्राइसिस हमारे सामने खड़ा हुआ है। अब इस हिडन क्राइसिस के लिए स्कीम्स तो चाहिए ही चाहिए। तो आप कह सकते हो कि ये पीएम पोषण स्कीम काफ़ी अच्छी है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कमेंसुरेट अमाउंट ऑफ बजटरी आउटले भी चाहिए, जो कि ऑब्वियस ही बात है इस प्रकार के प्रोग्राम्स में पैसा अच्छा खासा खत्म होता है। तो इस सेंट्रली सपोर्टेड हॉट मील प्रोग्राम में जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में 11.8 करोड़ बच्चे हैं, उनको तो आप कह सकते हो खाना प्रोवाइड किया ही जाएगा। उसके साथ साथ मैंने कल की वीडियो में आपको ये भी बताया था कि कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे एनीमिया बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ सप्लीमेंटल एलोकेशन होगा, कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स चला जाएंगे, कुछ मैसिव स्केल पे ओवरऑल खाने को बच्चों तक पहुँचाया जाएगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स में और उन डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप कंपेयर करो जो कि एस्पिरेशनल है या फिर जहाँ पे एनीमिया का प्रेवलेंस ज़्यादा है, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एलोकेशंस किए जाएंगे। फिर इस पर्टिकुलर रिवैम्प्ड स्कीम में प्री प्राइमरी चिल्ड्रन तक बच्चों को खाना पहुंचाया जाएगा, मतलब प्री प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जा रहे हो उनको भी यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। फिर यहाँ पे सोशल ऑडिट भी करवाया जाएगा, जिसके थ्रू ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि हाँ भाई ये जो प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कराए जा रहे हैं इनके सोशल आउटकम्स क्या निकल के आ रहे हैं। स्कूल न्यूट्रिशनल गार्डन्स बनाए जाएंगे, तो इन स्कूल गार्डन्स में बच्चों को गार्डनिंग के बारे में समझाया जाएगा, नेचर की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया जाएगा, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन गार्डन से सब्जियां वगैरह भी उगाई जाएंगी। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह इंक्लूड करने की बात की जा रही है, और लोकल फूड प्रोड्यूसर्स को, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल यहाँ पे ये पीएम पोषण स्कीम के अंदर प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोकली फूड प्रोड्यूस्ड फूड्स हैं उनको वहाँ पे बच्चों तक अवेलेबल करवाया जाए। तो इससे होगा क्या कि जो आसपास के जगहों पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो रहा है उस क्रॉप को आप प्रोक्योर कर सकते हो, उसको ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इन स्पेसिफिक पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक्सटेंडेड टू प्री प्राइमरी चिल्ड्रन, सोशल ऑडिट, क्रिएशन ऑफ स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन टू सोर्स फ्रेश प्रोड्यूस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्फेसिस ऑन लोकल फूड ट्रेडिशंस। भाई ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है, इनको याद रखना, ठीक है भाई। फिर ओवरऑल ये जो माल न्यूट्रिशन इरेडिकेशन ड्राइव चल रही है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनुअल बजटरी आउटलेस को बढ़ाया जाए। जो बजटरी एलोकेशन किया जा रहा है यहाँ पे सरकार की तरफ से, इसको बढ़ाने की यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, और मेजरेबल आउटकम्स चाहिए यहाँ पे। बेसिकली ये जो पोषण स्कीम की वर्किंग है, समय समय पे आपके इसके आउटकम्स को एसेस करना पड़ेगा कि हाँ भाई परफॉर्म सही कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। फिर अगर बात की जाए तो पीएम पोषण की बात करें तो 5 साल के पीरियड के लिए यहाँ पे 1,30,794 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। ओके, जिसमें से 31,733 करोड़ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की तरफ से आएगा।
ओके, अब यहाँ पे अलग अलग स्टैटिस्टिक्स की मेजरमेंट अलग अलग टाइम फ्रेम्स में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों में जो स्टंटिंग की प्रॉब्लम होती है, स्टंटिंग मतलब कि ओवरऑल उनकी उम्र के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में समय लगता है। लेकिन जब बात आती है वेट की, तो अगर किसी बच्चे में वेट कम है, उसको अच्छा खाना दिया जाए तो 2 से 3-4 महीने में भी उसका वेट काफ़ी इंप्रूव हो सकता है। एनीमिया की प्रॉब्लम हट सकती है अगर उसको आयरन रिच खाना मिल रहा है। तो कुछ फैक्टर्स जैसे कि एनीमिया और लो वेट, इस प्रकार को थोड़ा जल्दी एड्रेस किया जा सकता है अगर बच्चों तक अच्छा खाना पहुंचाया जाए, पोषण वाला खाना पहुंचाया जाए। हालांकि स्टंटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 1-2 साल 3 साल लग सकते हैं। तो अलग अलग पैरामीटर्स में स्कीम कैसे परफॉर्म कर रही है, इसके लिए अलग अलग टाइम फ्रेम्स को यहाँ पे निर्धारित करने की जरूरत है। फिर यहाँ पे सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0 की भी बात हो रही है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0? तो कुछ नहीं है, ये जो पोषण अभियान चल रहा है अभी का, इस पोषण अभियान को आप आंगनवाड़ी स्कीम्स, क्रेचे और एडोलेसेंट गर्ल वाली स्कीम से जोड़ दो। तो पोषण अभियान को आंगनवाड़ी, क्रेचे और एडोलेसेंट गर्ल से जोड़ देते हैं तो बन जाता है पोषण 2.0, मिशन पोषण 2.0। अब इस रिस्पेक्ट में देखा जाए तो क्या हो रहा है, अलग अलग स्कीम्स को यहाँ पे अमेलगमेट करके एक कंसोलिडेटेड स्कीम बनाई जा रही है। लेकिन अगर आप कंसोलिडेटेड स्कीम बनाओगे तो आपको पैसों का एलोकेशन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि करंट बजट में जितना भी पैसा यहाँ पे एलोकेट किया गया है, इससे ज़्यादा पैसा एलोकेट करने की ज़रूरत है, जो कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ठीक है, फिर क्या बताया जा रहा है कि जब बात होती है न्यूट्रिशनल प्लानिंग की, तो जो नया रिन्यूड प्लान है, इट शुड इंट्रोड्यूस, तो इस न्यूट्रिशनल प्लानिंग में भाई एक ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ डाइट्स की बात की जा रही है, ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट और प्रोटीन डिफिशियंसी को एड्रेस किया जा सके। फिर स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंटेशन ऑफ न्यूट्रिशन एट स्कूल एंड इन कम्युनिटी एंड एट चाइल्ड केयर सेंटर्स इज क्रिटिकल एट अ टाइम व्हेन क्रिटिसिज्म ऑफ फूड इन्फ्लेशन हैज मेट विद अ टोन डेफ रिस्पॉन्स। देखिए क्या हुआ है कि पैंडेमिक के बाद लोगों की इनकम गिर गई, एट द सेम पॉइंट ऑफ मार्केट में जो फूड प्रोड्यूस थे उनके दाम बढ़ने लगे, तो एसेंशियल कंजम्पशन भी लोगों को यहाँ पे कट डाउन करना पड़ा। जो बेसिक खाने पीने से रिलेटेड लोगों का खर्चा था वो भी यहाँ पे कम हो गया। तो इसी कंटेक्स्ट में जो पीएम पोषण स्कीम है, इसके अंदर कम से कम बच्चों को अच्छा खाना मिले और डाइवर्स खाना मिले, अगर ये बात भी ये स्कीम एड्रेस कर सकती है तो कम से कम ये माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम तो थोड़ा बहुत एड्रेस हो जाएगी। फिर इसके आगे क्या बताया जा रहा है, द लोअर ऑफ टेक ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर द नून मील स्कीम। एक्चुअली में अभी तक जो मिड डे मील स्कीम चल रही थी, जिसका यहाँ पे नामकरण किया जा रहा है, तो मिड डे स्कीम में क्या था कि मिड डे मील स्कीम में कि बच्चे स्कूल जाते थे और स्कूल में उनको दोपहर का लंच एकदम हॉट कुक मिलता था। अभी प्रॉब्लम ये हुई कोरोना के बाद के लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद पड़ गया, तो स्कूल भी बंद पड़ गया। अब बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, जब बच्चे स्कूल जा नहीं रहे तो मिड डे मील स्कीम का क्या बेनिफिट। ये अलग बात है कि सरकार ने उसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ पैसा बहुत हद तक पेरेंट्स के अकाउंट्स में डाला भी है, बट पेरेंट्स कहाँ पैसा खत्म कर रहे हैं, किस हद तक पेरेंट्स के पास पैसा पहुंच रहा है, पिताजी कहीं देसी ठर्रा में तो पैसा नहीं उड़ाए दे रहे हैं, इस प्रकार की चीजें बच्चे नहीं इंश्योर कर सकते। तो इसी कंटेक्स्ट में जो पीएम पोषण स्कीम है, इसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन ऑफ इंडियंस इस बात पे डिपेंड करती है। आगे आने वाले समय में जो इंडियन की जनरेशन है उनमें माल न्यूट्रिशन कितना होगा कितना नहीं होगा, एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो फैक्टर इस बात पे डिपेंडेंट होगा कि ये जो पीएम पोषण स्कीम है इसको कितनी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट बात की जा रही है मेकिंग पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशनल, दिस विल इंश्योर इन पार्टी डेमोक्रेसी, मेक देम ट्रांसपेरेंट एंड डीकम्युनलाइज देम। ये काफी अच्छा एक व्यू पॉइंट दे रखा है। देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिटीजंस होता है, गवर्नेंस को लेके इनके कॉमन व्यूज होते हैं और ये एक पॉलिटिकल यूनिट की तरह काम करते हैं। ओके, तो पॉलिटिकल यूनिट की तरह पॉलिटिकल पार्टीज काम करती हैं, इसका कॉमन व्यू होता है गवर्नेंस के ऊपर, और ये गवर्नमेंट पे कंट्रोल करके मतलब ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन जीत के उसके बाद ये गवर्नमेंट में जो भी इनकी आइडियोलॉजी होती है जिसको प्रोफेस करके इन्होंने इलेक्शन जीता है उसके हिसाब से सरकार चलाते हैं। सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जो रिप्रेजेंटेटिव मशीनरी है और जो लोग हैं उसके बीच में होती है पॉलिटिकल पार्टी। रिप्रेजेंटेटिव मशीनरी और लोग वोट डालते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर फिर सरकार बनाने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, यूएस में आपके प्रेसिडेंट हो गए। तो इस प्रकार की जो मशीनरी है और लोग हैं उसके बीच में यूनिट है पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के ही मेंबर यहाँ पे आपके सरकार में आएंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी ग्राउंड लेवल पे काफी हद तक काम करती है। पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे लोकल आप कह सकते हो ब्रांचेस खुली हुई होती हैं। तो आप कह सकते हो कि हमारे डेमोग्राफिक सेटअप में, हमारी डेमोक्रेसी में
और दुनिया में जहां जहां पे भी डेमोक्रेसीज हैं पॉलिटिकल पार्टीज मेजर रोल प्ले करती हैं। अब चाइना की बात छोड़ दो, अब चाइना में तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। बट अगर आप बात करते हो इंडिया की, यूके की, जर्मनी की, यूएस की, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। अब खास बात यह कि अगर आप संविधान में पॉलिटिकल पार्टी की बात करो तो इंडिया के संविधान में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ नहीं मिला है। सेम गोज फॉर यूके। ओके, हालांकि यूके का एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोई एक कंसोलिडेटेड टेक्स्ट नहीं है, जो अलग अलग नियम कानून बना रखे हैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, उन्हीं को जोड़ दो तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। चूंकि वो अनरिटन है, अलग अलग स्टैट्यूटरी एक्ट्स को मिला दोगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इसलिए ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन को अनरिटन बोला जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कहीं पे भी पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं की गई है। तो यूएस, यूके, इंडिया, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं की गई है। हालांकि इंडिया में अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की बात करो तो वहां पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रखी है, लेकिन अगर बात यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली की जाती तो काफी फायदा होता। इसको किस हिसाब से कंपेयर करके दिखाया जा रहा है, बात की जा रही है जर्मनी की। ये जो बेसिक लॉ है ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी 1949 का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है पॉलिटिकल पार्टीज को जर्मनी के अंदर। आर्टिकल 21 ऑफ द बेसिक लॉ डील्स विद द स्टेटस, राइट्स, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो इस आर्टिकल 21 ऑफ द बेसिक लॉ में देखिए क्या क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। पहला पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टी शुड पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल विल ऑफ द पीपल। This they may be freely established. Their internal organization must conform to the democratic principles. They must publicly account for their assets and the sources and use of their funds. मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपकी, कहाँ पे, जर्मनी में, वो पॉलिटिकल विल को चूंकि रिप्रेजेंट करती हैं तो वो फ्रीली स्टैब्लिश की जा सकती हैं जर्मनी के अंदर। लेकिन जब वो स्टैब्लिश की जाएंगी तो जो उनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होगा वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से होना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज ओपनली बताएंगी उनके पास कितने एसेट्स हैं, कितने उनके पास फंड्स हैं। इस प्रकार की चीजें जर्मनी में क्लियरली बोल रखी गई हैं। क्या लगता है इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है? ऑब्वियस सी बात नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, पार्टीज दैट बाय रीजन ऑफ देयर एम्स और द बिहेवियर ऑफ देयर एडहेरेंट्स सीक टू अंडरमाइन और अबॉलिश द फ्री डेमोक्रेटिक बेसिक ऑर्डर और टू एंडेंजर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी शैल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब कि अगर जर्मनी में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो कि फ्री डेमोक्रेटिक ऑर्डर को वायलेट करती है, अंडरमाइन करती है, ओवरऑल फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी के प्रावधानों के हिसाब से नहीं चलती है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोला जा सकता है जर्मनी के अंदर। फिर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला जा रहा है जर्मनी के अंदर, तो इस बात को डिसाइड कौन करेगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी ने सही किया या गलत किया? तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट डिसाइड करेगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे बता रखी हैं। काफी हद तक पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर नियम कानून इंप्लीमेंट होते हैं, कहाँ पे, जर्मनी के अंदर। अब ये जो जर्मन मॉडल है पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने का, ये इंडिया में बहुत ज्यादा डिजायरेबल है। अगर आप समझो इंडिया, यूएस, यूके, अगर हम इन तीन कंट्रीज में बोले कि भाई इंडिया, यूएस, यूके तीनों के संविधान में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में नहीं लिखा है, तो सबसे ज्यादा कहां जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की या कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की? सबसे ज्यादा जरूरत इंडिया में है। यूएस, यूके में इतनी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया में अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में घुसते हो तो उसका सेक्शन है 29A क्लॉज 5। ये एक मेजर स्टैट्यूटरी प्रोविजन है जो कि इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डील करता है। इट ऑर्डर्स दैट अ पॉलिटिकल पार्टी शैल बी अ ट्रू फेथ allegiance to the Constitution of India as by law established and to the principles of socialism, secularism and democracy and would uphold the sovereignty, unity and integrity of India। मतलब इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आरपीए 1951 के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगी, लॉ के हिसाब से काम करेंगी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के हिसाब से काम करेंगी, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से काम करेंगी। ठीक है भाई, बातें बता रखी हैं, लेकिन हमें भी पता है कि ग्राउंड लेवल फंक्शनिंग में ज्यादातर ऐसा होता नहीं। फिर अगर आप बात करो तो जो डेवलप्ड नेशंस की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे विल मेंटेन हाई लेवल्स ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब देखिए यहाँ पे अब कंपैरिजन आ गया इंडिया का यूके और यूएस के साथ। ये जो बात अभी बताई गई इस आर्टिकल में कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की जरूरत इंडिया में ज्यादा है, यूके यूएसए में कम है। इसका रीजन ये है कि यूके की अगर आप बात करो, यूएस की बात करो, तो वहां पे इंटरनल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत होती है। जैसे इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पे कुछ लीडर्स डोमिनेट करते हैं, और अगर डिसीजन मेकिंग हो तो भाई, अब चाहे आप बीजेपी की बात कर लो, चाहे आप कांग्रेस की बात कर लो, जो दिग्गज हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, जो भी और पॉलिटिकल पार्टी हैं, एलडीएफ हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई, जो दिग्गज है वही मेन डिसीजन लेते हैं।
ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई अपर बॉडी बनी हुई है और वो मिलकर डिसीजन लेती हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आप यूके की बात करो तो यूके की जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी खुद की नेशनल कंजर्वेटिव कन्वेंशन है, और ये नेशनल कंजर्वेटिव कन्वेंशन में एक सेंट्रल काउंसिल, एक एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है। ये एक सेंट्रल काउंसिल अपना प्रेसिडेंट, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सेलेक्ट करती है। एग्जीक्यूटिव कमिटीज हर महीने मिलती भी हैं। तो कुल मिला के प्रॉपर बातचीत यहाँ पे होती है। मतलब आप कह सकते हो कि कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ द यूके के अंदर एक प्रॉपर इंटरनल डेमोक्रेसी स्ट्रक्चर है। कोई एक पर्टिकुलर पर्सन उस पार्टी में डोमिनेंट नहीं हो सकता। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा होता है? इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ दिग्गज नेता बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और बाकियों को उनके हिसाब से काम करना पड़ता है। उसी प्रकार से यूएस की अगर आप बात करो तो यूएस में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी है। अब ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी है, इनमें जो नेशनल कमिटी होती है ये इनकी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। ओके, ये जो नेशनल कमिटी है इट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड एजेंडा सेटिंग। तो अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी में भी नेशनल कमेटी है, तो ये पूरी की पूरी कमेटी डिसीजन लेगी अपनी पार्टी के लिए, डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, रिपब्लिकन पार्टी के लिए। एक आदमी का यहाँ डिसीजन लेना बस की नहीं है। तो ये डिसीजन लेगी कि किस प्रकार से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यहाँ पे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया जाएगा, उस पर्टिकुलर पार्टी का एजेंडा सेट किया जाएगा। तो कुल मिला के यूएस और यूके दोनों के यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अपना इंटरनली काम करने का एक तरीका है, और वो तरीका बहुत हद तक डेमोक्रेटिक है। इंटरनल डेमोक्रेसी है इनकी पॉलिटिकल पार्टीज में। इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज में यही इंटरनल डेमोक्रेसी मिसिंग है। भले ही हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है और यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में डिटेल में लिख रखा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में डिटेल में नहीं लिख रखा है। जबकि अगर हमारी सोसाइटल एथोस की आप बात करो तो पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेटिव सोसाइटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इंडिया में बात की जाए तो इसको बनाना एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। बताइए कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाना एक फंडामेंटल राइट कर दिया गया है इंडिया के अंदर? वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू फॉर्मिंग और मेकिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया हैज बीन टर्म्ड एज फंडामेंटल राइट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी? नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो चूंकि हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाना एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को बनाना एक फंडामेंटल राइट नहीं है। जबकि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कोऑपरेटिव सोसाइटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इंपॉर्टेंट है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है। उसके बाद अगर आप देखो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया के अंदर हैं ज्यादातर कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे हैं। राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इस प्रकार की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पहली बात तो क्या हो गई कि ये आपकी कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे। दूसरा, ये फैमिली फीफडम है, इनको एक फैमिली चला रही है, एक फैमिली की बादशाहत चलती है इन पॉलिटिकल पार्टीज में। अगर आप कांग्रेस पार्टी की भी बात कर लो तो वहां पे भी जो हाई कमांड है वो गांधी फैमिली के हिसाब से चल रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग यहाँ पे लीड कर रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बीजेपी में भी दो तीन जो टॉप के लीडर्स हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, सब लोग बोलते हैं कि उनकी ज्यादा चलती है, बाकी लोगों को कितनी चलती है उतना आइडिया नहीं है। और ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में होता है। तो ओवरऑल जितनी भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, सब स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज में देखा गया कि जो सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, और जहां पे सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप कमजोर पड़ती है वहां पे केओस पड़ जाता है। वहां पे ओवरऑल कहते हैं ना कि सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप को क्रिटिसाइज किया जाने लगता है। ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे प्लेयर्स उठ जाते हैं जो कि सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप की बात नहीं मानते हैं। आप देखो कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में अमरिंदर सिंह को हटाया और चानी को सीएम की कुर्सी पर बैठाया, तो सिद्धू और ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स कैसे चल रहा है पंजाब के अंदर, ये आप रिसेंटली देख ही रहे हैं। एक ही दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऐसी इंडिया में जहां पे इन पार्टी इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि सीपीआईएम एक पॉलिटिकल पार्टी है जहां पे इन पार्टी इलेक्शंस होते हैं। तो अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए फाइनली ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि ये डेमोक्रेसी की एजेंट्स हैं, सेफ्टी वॉल्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, अगर हमारी डेमोक्रेसी को अच्छा परफॉर्म करना है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके अंदर भी इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली है नहीं, तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की जरूरत है। तो जैसे यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारे देश में, ओवरऑल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, उस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज भी कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए। क्योंकि जब ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज होंगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर प्रोविजंस लिखे जाएंगे इन पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड, तो इनके फाइनेंसेस के ऊपर, इनके काम करने के तरीके के ऊपर ट्रांसपेरेंसी होगी। पॉलिटिकल पार्टीज को कास्ट और धर्म के साथ कम जोड़ा जाएगा, क्योंकि जब हमारा संविधान सेक्युलर है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को भी सेक्युलर तरीके से ऑपरेट करना पड़ेगा।
लेकिन अब इस प्रकार की चीजें कब तक इंप्लीमेंट होंगी इस बारे में तो देखिए कहना मुश्किल है, बट हाँ ऑथर का व्यू पॉइंट यहाँ बहुत अच्छा है, ये तो भाई मानना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल द क्वाड फॉर्मिंग हैबिट्स ऑफ कोऑपरेशन, द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज बिगन एंड इट इज अ चांस फॉर इंडिया टू वर्क विद द एडवांस्ड इकोनॉमीज। तो भैया पहली इन पर्सन समिट हुई है क्वाड पावर्स की, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके लीडर्स बैठ के बातचीत कर रहे थे। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस मीटिंग को होस्ट किया था, जोसेफ बाइडेन का नाम है, 24 सितंबर को। पूरी दुनिया का इस मीटिंग पे अटेंशन गया, सिंबॉलिज्म के पर्सपेक्टिव भी, सब्सटेंस के पर्सपेक्टिव से भी, ओवरऑल म्यूचुअल वार्मथ, पर्पस, रिजॉल्व दिखाए, यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे लिख रखी हैं। ठीक है, क्वाड लीडर्स के जो ओपनिंग रिफॉर्म्स थे, सकिंग थे, सबने बोला कि भाई ठीक है कॉमन विजन ऑफ द फ्यूचर को हम लोग फॉलो करेंगे, एक अच्छा वर्ल्ड व्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि डेफिनेटली आगे आने वाले समय में क्वाड ग्लोबल एरिना में एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने तो चुपके से चाइना को क्रिटिसाइज भी कर दिया, एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात कर ली जो कि कोअर्शन से मुक्त है। प्राइम मिनिस्टर योशिहिडे सुगा ने यूएस प्रेसिडेंट को जोई बोला, जोसेफ मिस्टर प्रेसिडेंट बोलने की जगह। तो एक फ्री एंड ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर को इंडो पैसिफिक में प्रमोट करने के कंसेप्ट से यहाँ पे क्वाड को बनाया गया। यहाँ पे जो जॉइंट समिट दिया गया, ओके, देखिए मार्च से ओवरऑल आप कह सकते हो कि क्वाड की फॉर्मल मीटिंग शुरू हुई है, लेकिन सब वर्चुअल हो रही हैं क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन था। ये पहली इन पर्सन मीटिंग है। तो इस कंटेक्स्ट में प्रैक्टिकल कोऑपरेशन अमंग 4 पावर्स कैसे हो सकती है इसके बारे में बात की गई। अब बात हो रही है प्रैक्टिकल कोऑपरेशन की, तो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप क्वाड से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप लिखोगे क्या। तो ये जो वॉशिंगटन समिट हुई है, इसमें क्वाड के एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन को एक्सपेंड किया गया। कौन कौन के एरियाज को यहाँ पे इंक्लूड किया गया? इंफ्रास्ट्रक्चर को, साइबर सिक्योरिटी इन स्पेस, एजुकेशन, पीपल टू पीपल रिलेशंस। तो ये 4 चीजें अभी नई जोड़ी गई हैं वॉशिंगटन समिट में। ठीक है, फिर क्या बताया जा रहा है? सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना, जो पहला पॉइंट है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वाड को G7 के बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव के साथ जोड़ना। G7 का एक पार्टनरशिप चल रही है, B3W पार्टनरशिप, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पार्टनरशिप, इसके साथ क्वाड को जोड़ना। फिर G20 के जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स है, इसके साथ आपका क्वाड को जोड़ना। फिर यहां पे क्वाड 4 की B3W एलिमेंट्स के साथ डील करेगा। B3W मतलब बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पार्टनरशिप। कल की डेट में यूपीएससी में अगर आपके सामने ये सवाल बनता है कि ये जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पार्टनरशिप है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, तो G7, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा ये G7 से रिलेटेड है। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स किससे रिलेटेड है? G20 से रिलेटेड है। तो क्वाड यहां पे 4 की B3W एलिमेंट्स के साथ डील करेगा। कौन कौन से एलिमेंट्स है? डिजिटल कनेक्टिविटी, क्लाइमेट, हेल्थ सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अभी कंट्री वाइज स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चलाए जाएंगे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। एक्चुअली में देखिए सारे ही प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो कंट्री वाइज किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करोगे तो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाएगी। तो ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं, चूंकि सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे इसलिए यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक बात नहीं की गई, जनरलाइज टर्म्स में यहाँ पे बातचीत की गई। फिर ऐसा बोला गया है इन चारों के द्वारा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें चारों कंट्रीज के सीनियर ऑफिसर्स होंगे और वो समय समय पे हर कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करेंगे। इस प्रकार की बातचीत यहाँ पे की गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बातचीत हुई, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी बातचीत हुई है। तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर क्वाड ने बोला है कि वी विल कोऑपरेट ऑन कॉम्बैटिंग साइबर थ्रेट्स एंड सिक्योरिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है भाई। स्पेस फ्रंट के ऊपर बातचीत की गई है। द प्लान इज टू आइडेंटिफाई न्यू कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली शेयरिंग ऑफ डाटा टू मॉनिटर क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड प्रिपेयर्डनेस एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन एंड मैरीन रिसोर्सेज। इन सब चीजों के बारे में बात हुई है। फिर भाई A senior cyber group and a new working group on space will be established। तो साइबर ग्रुप नया स्टैब्लिश किया जाएगा, न्यू वर्किंग ग्रुप ऑन स्पेस स्टैब्लिश किया जाएगा। अभी पहले बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीनियर ऑफिशियल्स का एक ग्रुप स्टैब्लिश किया जाएगा। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसमें 100 ग्रेजुएट्स को यहाँ पे अवार्ड दिए जाएंगे। हर कंट्री से 25 ग्रेजुएट्स होंगे, ऑस्ट्रेलिया से 25, जापान से 25, यूएस से 25, इंडिया से 25। और ये जो 25 ग्रेजुएट्स होंगे हर कंट्री के, वो यूएस में जाके स्टेम में अपॉर्चुनिटीज को खंगालेंगे। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में। ये कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम नहीं है, फिलैंथ्रोपिक इनिशिएटिव से। फिर यहाँ पे 3 वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं, एक वैक्सीन पे,
एक क्लाइमेट पे है, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे। ये मार्च 2021 में बनाए जा चुके हैं। इन्होंने जो भी काम किया उसकी प्रोग्रेस के ऊपर भी यहाँ पे बातचीत की। वैक्सीन की जब बातचीत हुई तो क्वाड ने बोला कि इट स्टैंड्स कमिटेड टू डोनेट ओवर 1.2 बिलियन डोजेस ग्लोबली। तो क्वाड ने बोला कि भाई हम 120 करोड़ वैक्सीन को डोनेट करेंगे, लेकिन एक्चुअली में अब तक इन्होंने ऑलमोस्ट केवल 8 करोड़ वैक्सीन ही डोनेट की हैं, टू बी प्रिसाइज 79 मिलियन वैक्सीन। ठीक है भाई। वैक्सीन की प्रोडक्शन इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो भाई ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन बाय द एंड ऑफ 2022 इंडिया में कितनी प्रोड्यूस की जाएंगी? 1 बिलियन डोजेस, मतलब 100 करोड़ डोजेस। ठीक है भाई। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ओवरऑल अच्छी बातें यहाँ पे बहुत हुई हैं। अगर इंडो पैसिफिक रीजन की बात की जाए तो नेक्स्ट फरवरी 2022 से ऐसा बोला जा रहा है कि इंडो पैसिफिक में वैक्सीन को फ्रीली डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जबरदस्त फंडिंग आएगी। रिसर्च और प्रिपेयर्डनेस के लिए प्रॉपर फंड्स एलोकेट किए जाएंगे ताकि आगे आने वाले समय में फ्यूचर पैंडेमिक के साथ हम लोग डील कर सकें, कोविड की तरह हम लोग यहाँ पे ओवरऑल मजबूर ना हो जाए। फिर ये जो क्वाड वर्किंग ग्रुप है क्लाइमेट के ऊपर, इट इज फोकस्ड ऑन 3 थीमेटिक एरियाज। तो क्वाड वर्किंग ग्रुप ऑफ क्लाइमेट किस पे काम कर रहा है? क्लाइमेट एम्बिशन के ऊपर, क्लीन एनर्जी इनोवेशन के ऊपर, क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस के ऊपर। तो आप देख सकते हो पॉइंट्स आपको यहाँ पे बहुत मिल रहे हैं। अब आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आप कितना रट सकते हो और कितना इनको याद कर सकते हो, क्योंकि अब इस प्रकार की चीजों को तो आपको शॉर्ट नोट्स में रट के, शॉर्ट नोट्स में लिख के रटना ही पड़ेगा अगर आपको मेंस के एग्जाम में कोट करना है तो। फिर भाई क्वाड लीडर्स ने एम्फेसाइज किया इनहैंस्ड एक्शन फॉर अचीविंग ग्लोबल नेट जीरो एमिशंस प्रेफरेबली बाय 2050। हालांकि ये जो नेट जीरो एमिशंस 2050 तक की बात की जा रही है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैवेट्स भी हैं, जैसे कि नेशनल सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखा जाएगा नेट जीरो एमिशंस को टारगेट करने से पहले। ये इंडिया के कहने पे किया गया है, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस ये तीनों डेवलप्ड कंट्रीज हैं और ये तीनों बहुत एमिशंस ऑलरेडी कर चुकी हैं, बट इंडिया के जो पर कैपिटा एमिशंस है वो बहुत कम है। तो इंडिया तो बोलेगा ही कि भाई हम अपने नेशनल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चीजें देखेंगे। फिर एक क्वाड शिपिंग टास्क फोर्स भी बनाई गई है ग्रीन शिपिंग नेटवर्क्स और ग्रीन पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खंगालने के लिए, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेके, 5G और 5G नेटवर्क्स के इंप्लीमेंटेशन को लेके, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को लेके, बायोटेक्नोलॉजी के एडवांसेस को लेके भी यहाँ पे बातचीत हुई है। सप्लाई चेन्स को बिल्ड करना, ओके, एक्सपर्ट रिसोर्सेस को शेयर करना, हर कंट्री के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना, ये सब चीजों की यहाँ पे बात हुई है। फिर भाई एक कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप है ऑन एडवांस्ड कम्युनिकेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि फोकस करेगा स्टैंडर्ड डेवलपमेंट फाउंडेशनल रिसर्च पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ग्रुप नजर आ रहा है, क्लाइमेट पे ग्रुप नजर आ रहा है, एडवांस्ड कम्युनिकेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ग्रुप नजर आ रहा है। तो जो मेजर सेक्टर्स है उनके ऊपर अलग अलग से पूरे के पूरे ग्रुप ही बना दिए गए और ये ग्रुप जरूरत के हिसाब से यहाँ पे बातचीत करेंगे। अब एक ये सब तो पॉइंट्स हमने देखे जो कि ऑलरेडी फिक्स है कि हाँ भाई क्वाड इनके ऊपर वर्क करेगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिनके ऊपर प्रॉपर यहाँ पे चीजें हुई नहीं है, मतलब ग्राउंड लेवल पे एक प्रॉपर हायरार्की नहीं बनाई गई चीजों को करने की, इनफॉर्मल तरीके से चीजें काम कर रही है, जैसे स्ट्रेटेजिक डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, इनके लिए प्रॉपर ग्रुपिंग नहीं बनी है। इंडिया का बहुत लंबे समय से ये पॉइंट रहा है कि हम क्वाड को मिलिटराइज नहीं करेंगे, हम इसको एशियन नेटो नहीं बनाएंगे, क्योंकि मिलिटराइज करने में होगा ये कि एंटी चाइना चीजें ज्यादा दिखने लगेंगी और इंडिया का फायदा उतना होगा नहीं। तो इस कंटेक्स्ट में स्ट्रेटेजिक डिफेंस और जब मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात आती है तो क्वाड के फॉर्मल फ्रेमवर्क में इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, बट आउटसाइड तरीके से क्वाड इनके साथ ऑपरेट करेगा। जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके 2+2 मिनिस्ट्रियल ट्रैक्स होगा, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएस के साथ, तीनों के साथ हमारे 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स हैं। तो उसके अंदर मैरीटाइम सिक्योरिटी को डिस्कस किया जाएगा। फिर 4 पावर्स मिलकर मैलेबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। जो बायलेटरल और ट्राइलेटरल एग्रीमेंट बनाए गए, जैसे कि ऑकस बनाया गया है, तो ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, ये थोड़ा बहुत क्वाड के साथ इंगेज करेगा। यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन को भी यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, हालांकि फॉर्मली डिफेंस कोऑपरेशन को क्वाड के पैरामीटर्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। इंडिया चाहता है कि क्वाड यहाँ पे पॉजिटिव ओरिएंटेशन रखे, एशियन नाटो की तरह नजर ना आए। फिर क्वाड यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को भी इंपॉर्टेंस दे रहा है। इंडो पैसिफिक में ये जो एशियान नेशंस हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एशियान नेशंस कब फॉर्मलाइज हुए थे, कौन कौन सी कंट्रीज एशियान के अंदर आती हैं, और ये एशियान का नेटवर्क, ये एशियान का ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कब बनाया गया था, कहां उसके हेडक्वार्टर्स हैं, सब कुछ नीचे बताओ। तो क्वाड यहाँ पे एशियान के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगा, ओके, यूरोपियन यूनियन के साथ भी यहाँ पे क्वाड कोऑर्डिनेट करेगा। यूरोपियन यूनियन की एक नई स्ट्रेटजी आई है, द ईयू स्ट्रेटजी फॉर कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक, इसको चारों क्वाड कंट्रीज ने वेलकम किया है।
तो ओवरऑल इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के साथ भी यहाँ पे क्वाड इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान के ऊपर भी यहाँ पे बातचीत हुई है। क्लोजली कोऑर्डिनेट करेंगे, पॉलिसीज और नेक्स्ट स्टेप्स को डिसाइड करेंगे व्हेन इट कम्स टू द इंटरिम तालिबान गवर्नमेंट और अफगानिस्तान के इश्यूज को लेके। तो कुल मिला के क्वाड का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यहाँ पे तेज हो रहा है और इंडिया के लिए ग्रुपिंग पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये एक ऐसा प्लूरिलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे देश की, दुनिया की मेजर पावर्स के साथ एज एन इक्वल इंडिया वहां पे बैठ के बातचीत कर रहा है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू वर्क विद द एडवांस्ड इकोनॉमीज टू बिल्ड हैबिट्स ऑफ कोऑपरेशन while confronting the 21st century challenges in its Indo-Pacific neighborhood। तो अच्छी बातें। देखिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये है कि कौन से मैकेनिज्म्स को क्वाड के अंदर फॉर्मलाइज किया गया है और कौन से को फॉर्मलाइज नहीं किया गया, उसको इनफॉर्मल तरीके से लिया जा रहा है। तो इनफॉर्मल तरीके से आप कह सकते हो मेरीटाइम सिक्योरिटी को लिया जा रहा है, ओवरऑल डिफेंस कोऑपरेशन को लिया जा रहा है, मिलिट्री पार्टनरशिप को लिया जा रहा है, मालवा नेवल एक्सरसाइजेस, ऑकस, ये सब इनफॉर्मल अरेंजमेंट्स बोल सकते हो। और वो जो क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी, 5G, ये सब जो मैंने बताया था, ये फॉर्मली टेकअप किए जा रहे हैं क्वाड के अंदर। ठीक है भाई, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। शुड यूनिवर्सिटीज अवॉइड टीचिंग कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट? डूइंग सो वुड वायलेट एकेडमिक ऑटोनॉमी, क्रिटिकल पेडागोगी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए, आप बस बातों को समझो, मैं कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं खंगालूंगा। वीडी सावरकर और एमएस गोवलकर को लेके कन्नूर की यूनिवर्सिटी में कुछ सिलेबस से रिलेटेड चीजें जोड़ी गई। अब जब ये वीडी सावरकर और एमएस गोवलकर से लेके चीजें जोड़ी गई, गोलवलकर से लेके, तो ऐसा लगा गया कि कन्नूर में बच्चों को जबरदस्ती हिंदुत्व से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाएंगी। अब जब ये प्रकार की चीज कन्नूर में आई तो कन्नूर की सरकार ने इंटरवीन किया, वहां पे एक कमेटी बनाई गई और मोस्ट प्रोबेबली ये जो नए टेक्स्ट सिलेबस में जोड़े गए इनको हटा दिया जाएगा। अब इस बात को लेके कुलदीप कुमार और योगेंद्र यादव यहाँ पे बहस कर रहे हैं। योगेंद्र यादव तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, एनसीईआरटी बुक्स वगैरह बनाने का काम काफी हद तक योगेंद्र यादव ने किया। तो कुलदीप कुमार से जब पूछा गया कि भाई ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजीज को, जिनको कन्नूर की यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट किया गया था, इनको जब ड्रॉप कर दिया गया तो आपका क्या बोलना है? तो कुलदीप कुमार साहब का ये बोलना है कि देखिए, अगर आपको आइडियाज के साथ लड़ना है तो आपको आइडिया के बेसिस पे ही लड़ना पड़ेगा। अगर आप आइडिया को दबा दो या आइडिया को इंटेंशनली हटा दो तो उससे वो आइडिया मरेगा नहीं। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कन्नूर की यूनिवर्सिटी में अगर सिलेबस में कुछ हिंदुस्तान से रिलेटेड जोड़ा जा रहा था तो वो तो पढ़ने वाले पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा ना, और पढ़ाने वाले पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको कितना हिंदुत्व आइडियोलॉजी सीखनी हो या नहीं सीखनी है। आप कोर्स से हटा के चीजें कैसे करोगे? मान लीजिए, अच्छा एक और बात है, अगर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हटा रहे हो तो भी बात है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हटाते हो तो कोई लॉजिक ही नहीं उठता। क्योंकि क्या है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बच्चों की उम्र थोड़ा कम होती है, उनका दिमाग थोड़ा वल्नरेबल होता है, तो हो सकता है उनके दिमाग पे चीजें इफेक्ट कर जाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 19, 20, 21 साल के हो, तो हो सकता है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपका खून एकदम से गर्म हो जाता हो, आपको गुस्सा आ जाता हो। कमेंट बॉक्स में मैंने देखा है कि कास्ट के नाम पे और रिलीजन के नाम पे अक्सर कर लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। तो ये एक एज फैक्टर है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी उम्र बढ़ेगी, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकलिटी कुछ अलग है। तो जब तक पोस्ट ग्रेजुएट में बंदा पहुंचता है, ओवरऑल उसको काफी समझ आ चुकी होती है कि सोसाइटी वगैरह में क्या चल रहा होता है। तो ओवरऑल फिर उसके ऊपर इस प्रकार की चीजें कि हाँ भाई धर्म के नाम पे लड़ो, कास्ट के नाम पे लड़ो, इतना फर्क नहीं डालती हैं। तो एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे तो यूनिवर्सिटीज में सिलेबस में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए सरकार की। तो यहाँ पे कन्नूर यूनिवर्सिटी में जो हिंदुत्व से रिलेटेड सिलेबस जोड़ा गया, इसमें एलडीएफ जबरदस्ती इंटरफेरेंस कर रही है, इसको गलत बता रहे हैं। फिर योगेंद्र यादव से जब सवाल यहाँ पे पूछा गया तो योगेंद्र यादव ने बोला है कि इस प्रकार की इंटरफेरेंस गलत है, क्योंकि ये एकेडमिक ऑटोनॉमी को वायलेट करती है। एक यूनिवर्सिटी के ऊपर ये डिसीजन छोड़ देना चाहिए कि वो वहां पे क्या पढ़ाना चाहती है, ना कि सरकार के ऊपर कि भाई सरकार इंटरफेयर करके बता रही है कि आप क्या पढ़ाओ क्या ना पढ़ाओ। कन्नूर यूनिवर्सिटी से जो हिंदुत्व सिलेबस को ड्रॉप किया गया है, ये एलडीएफ सरकार के बेसिकली इंटरवेंशन की वजह से ड्रॉप किया गया। तो एक 12वीं कक्षा और अंडर ग्रेजुएट का बच्चा ओवरऑल इस प्रकार की चीजों से अफेक्ट हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बच्चों का खुद का दिमाग काम करना चाहिए। आप जबरदस्ती हर जगह पे इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ पास्ट के एग्जाम्पल्स दिए गए। पहले क्या है कि जैसे अंबेडकर जी के अगेंस्ट में कभी कभी कार्टून बन जाता था, नेहरू जी के अगेंस्ट में कभी कभी कार्टून बन जाता था। तो जब तक अंबेडकर जी और नेहरू जी जिंदा थे, उन दोनों ने अपने अगेंस्ट कार्टून देखा और ओवरऑल कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट नेहरू जी ने तो एक बार ये तक लिख दिया था कि भाई आप मुझे अपने कार्टून और सटायर में इग्नोर मत करो, मेरे खिलाफ भी आप कह सकते हो क्रिटिसिज्म करो। तो जब तक अंबेडकर जी और नेहरू जी जिंदा थे तब तक उनके खिलाफ जो भी क्रिटिसिज्म होता था उसको वो सामने से झेलते थे और उसके ऊपर वो नाराज नहीं होते थे। लेकिन
उनके जाने के बाद, अब तो खैर नेहरू जी अंबेडकर जी है नहीं, उनके जाने के बाद जब उनके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट आता है ना, तो उसके ऊपर ज्यादा पॉलिटिक्स होने लगती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज इस प्रकार के स्टेटमेंट्स का फायदा उठा के लोगों को मोबिलाइज करने लगते हैं, कम्युनलाइज करने लगते हैं, इस प्रकार की चीजें शुरू होने लगती है। जैसे अंबेडकर जी के अगेंस्ट अगर कोई क्रिटिसिज्म आ जाए तो कोई पॉलिटिकल पार्टी दलित मार्क्सिस्ट को भड़काने लगेगी कि देखो बाबा साहब के अगेंस्ट ये बोला जा रहा है, बाबा साहब की लीगेसी को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार की बहुत कोशिश की जाती है। जनता भावुक है, जनता आ जाती है लोगों की बातों में। और यहाँ पे योगेंद्र यादव साहब ये बता रहे हैं कि अक्सर कर ऐसा हुआ है कि एनसीईआरटी बनाते वक्त पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस होता है। ये पॉलिटिशियंस जबरदस्ती इंटरफेयर करते हैं, कौन सी चीज इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करनी है, इस चीज को जबरदस्ती प्रोपोगेट करने लगते हैं। यहाँ पे ऑथर ये भी बोल रहा है कि चूंकि एलडीएफ की केरला वाली जो सरकार है वो यहाँ पे इंटरफेयर करके हिंदुत्व आइडियोलॉजी को इंक्लूड नहीं करने दे रही सिलेबस में, तो इस प्रकार का टिट फॉर टैट रिएक्शन केंद्र की सरकार की तरफ से भी आ सकता है। तो इन चीजों को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। दिस इज बेसिकली एसेंशियली द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल। मुझे आपको क्रक्स बताना काम है, बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने का यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो ये था आज का एडिटोरियल डिस्कशन दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, कमेंट्स करके वीडियो के एंगेजमेंट को बढ़ाएं। एटलीस्ट जो क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे उनके जवाब आप जरूर दें, उससे आपके कुछ टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।